हेलो स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 1 जो है साइंस में आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो मैटर के बारे में जनरल डिस्कशन किया था। मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। तो व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इन द लास्ट lecture. So today we will discuss about the different temperature scales and what is melting point, boiling point एंड बॉइलिंग, इवेपोरेशन, लेटेंट हीट। तो इन सब टॉपिक के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अगर डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर की बात करते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स जो हैं, तो ये डिफरेंट टेम्परेचर स्केल क्या हैं? एक्चुअली 3 तरह के थर्मामीटर होते हैं, मतलब 3 तरह की यूनिट को शो करने वाले होते हैं। जैसे पहला टाइप जो केल्विन में टेम्परेचर को मेज़र करता है, दूसरा टाइप है जो डिग्री सेल्सियस में मेजर करता है, और तीसरा जो थर्मामीटर होता है वो होता है जो डिग्री फ़ारेनहाइट को मेज़र करता है। ठीक है, तो 3 तरह के टेम्परेचर स्केल हो गए। एक तो केल्विन को शो कर रहा है, एक डिग्री सेल्सियस को, और तीसरा जो है वो फ़ारेनहाइट को शो करता है। अब हम केल्विन और डिग्री सेल्सियस के रिलेशन की बात करते हैं, क्योंकि फ़ारेनहाइट को भी हम डिस्कस करेंगे आगे। देखिए, जैसे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम 273 ऐड करेंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। सेंटीग्रेड या सेल्सियस जो है उसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करना चाहेंगे टेम्परेचर को, तो क्या करेंगे, 273 अगर हम किसी भी टेम्परेचर में ऐड कर देंगे डिग्री सेल्सियस में, तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम 273 ऐड करेंगे तो वो 273 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम 273 ऐड करेंगे तो 283 केल्विन हो जाएगा। 100 डिग्री में अगर हम 273 ऐड करेंगे तो वो 373 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कोई भी डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है उसमें 273 ऐड कर दिया जाए तो वो जितना आ रहा है आपके सामने आंसर, वो केल्विन टेम्परेचर होगा, उसका केल्विन कन्वर्जन होगा। एक तरीके से क्वेश्चन दोनों तरफ से पूछा जा सकता है कि केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में या फिर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो दोनों में ही आप आंसर करते हैं। केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो ऐड कर देंगे, डिग्री सेल्सियस में करना होगा तो माइनस कर देंगे। अब अगर हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट एक्चुअली इतना कॉमनली यूज़ नहीं होता है थर्मामीटर। ये क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं इसको जनरली। जैसे कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो हमारा है वो है 37 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड। ठीक है, बीमार होते हैं अगर हम तो क्या होगा कि उसमें मान लीजिए 2 या 3 डिग्री ऐड हो गया तो वो क्या कहलाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है हमारा होता है 37 डिग्री, और अगर हम बीमार होते हैं तो 1, 2, 3 जो भी डिग्री बढ़ता है, मान लीजिए 3 डिग्री बढ़ा तो 40 डिग्री हो गया। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट के अंदर, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन एक जनरल सा फार्मूला याद रखिएगा कि जब डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, 9/5 से मल्टीप्लाई करते हैं जो टेम्परेचर है आपके पास, और प्लस उसमें 32 डिग्री ऐड कर देते हैं। 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 जब हम ऐड करेंगे तो आपका डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आ जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 37 बॉडी टेम्परेचर है, मान लीजिए 3 डिग्री हमें टेम्परेचर हाई हो गया है बॉडी के अंदर, तो कितना हुआ, 40 डिग्री। अब इस 40 डिग्री को अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 9/5 इंटू 40 कर दिया प्लस 32, आपका आंसर आ रहा है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये 104 104 जो है ये क्या है, ये टेम्परेचर फीवर हो गया है। हम लोग ये कहते हैं जनरली जब टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता है कि फीवर हो गया है, तो ये 104 डिग्री में जो हम बता रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, ये फ़ारेनहाइट है टेम्परेचर है। तो ये बेसिकली तीनों के अंदर जो है वो डिफरेंस होता है कि केल्विन टेम्परेचर क्या है। और बस आपको इतना ही समझना है कि केल्विन टेम्परेचर अगर है और आपको डिग्री सेल्सियस पूछा है तो माइनस कर देना 273, डिग्री सेल्सियस है केल्विन पूछा है तो प्लस कर देना। और फ़ारेनहाइट के लिए वैसे आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपके सिलेबस में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि नॉर्मल टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए 9/5 इंटू जो आपके पास डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसमें प्लस जोड़ देंगे 32, आपका फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आ जाएगा।
ठीक है जी। अब देखिए, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग का। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग क्या है एक्चुअली। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर में हम इसको स्टडी करेंगे कि वैसे आप लोग जानते हैं मेल्टिंग मतलब पिघलना, बॉइलिंग माने उबलना, अगर हम बिल्कुल ही सिंपल वर्ड्स में बोलें। लेकिन मेल्टिंग क्या है एक्चुअली, सॉलिड को जब आप हीट देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। जब सॉलिड को आप हीट दे रहे हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, मेल्टिंग, यानी कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड बाय हीटिंग इज नोन एज मेल्टिंग। सॉलिड को आपने गर्म करा, पिघल गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, दिस इज मेल्टिंग। इसी तरह से बॉइलिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं कि लिक्विड को जब आप हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और इसे वेपराइजेशन भी बोलते हैं। लिक्विड को जब हीट में आपने हीट दिया है, गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, इसे वेपराइजेशन भी बोलेंगे, यानी कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बाय हीटिंग इज नोन एज बॉइलिंग। तो सिंपल सी डेफिनेशन है दोनों की, और बहुत ही सिंपल टर्म है दोनों। कोई भी सॉलिड जिस टेम्परेचर पर मेल्ट होना शुरू होता है, कोई भी सॉलिड आप उसको जो टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, उस जिस टेम्परेचर पर अब टेम्परेचर देते गए, हीट करते गए, लेकिन जब वो पिघलना शुरू हुआ है, दैट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। ठीक है ना, द टेम्परेचर एट विच एनी गिवन सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी जो सॉलिड आपने दे रखा है वो मेल्ट होना शुरू होता है, मेल्टिंग पॉइंट है। इसी तरह से हम बॉइलिंग पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे, द टेम्परेचर एट विच एनी गिवन लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। कोई भी लिक्विड है उसको आप हीट देना शुरू कर, लेकिन वो टेम्परेचर जिस पे वो बॉयल होना शुरू हो रहा है, दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट गिवन लिक्विड। अलग अलग लिक्विड हो सकते हैं, सबका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, और सभी का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गई हैं। सभी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और सभी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल अलग होता है। अब अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग और लेटेंट हीट, में आपको बताऊंगी, लास्ट में बताती हूँ इस टॉपिक को। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच के डिफरेंस की। क्या होता है बॉइलिंग, क्या होता है इवेपोरेशन, क्या इनके बीच में डिफरेंस है, तो वो सुन लीजिए। बॉइलिंग का मतलब है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, और इवेपोरेशन का मतलब भी यही है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना। दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूँगी मैं बॉइलिंग की। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग क्या है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट। और इवेपोरेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर। ये डिफरेंस है भाई, प्रोसेस सेम है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस, इसमें भी लिक्विड से गैस बन रहा है, इवेपोरेशन में भी लिक्विड से गैस बन रहा है। लेकिन जो बॉइलिंग में लिक्विड से गैस बन रहा है वो कब बन रहा है, एट बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जो इवेपोरेशन में गैस बन रहा है वो किसी भी टेम्परेचर पर, जरूरी नहीं कि उबाला ही है, हमने बहुत देर कोई चीज़ रखी हुई है, ओपन मॉइस्चर है उसके अंदर, तो वो धीरे धीरे मॉइस्चर उसमें से निकल जाएगा, दैट इज़ इवेपोरेशन। ठीक है, तो दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। बॉइलिंग में क्या होता है, पूरे वेसल का कोई भी मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट हो सकता है, बॉटम का भी और ऊपर का भी, कोई भी मॉलिक्यूल गैस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पर डायग्राम भी दिखा रखा है मैंने, ये देखिए। बॉइलिंग जो है इसमें की एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जिस बर्तन में, जिस वेसल में आपने पानी भर रखा है, उसमें कोई भी मॉलिक्यूल, मतलब सरफेस का मॉलिक्यूल भी, बॉटम का मतलब होता है बिल्कुल तली में जो मॉलिक्यूल है, बीच में जो मॉलिक्यूल है, कोई भी ऐसे बॉयल होकर और धीरे धीरे ऊपर निकल कर बाहर एयर में जा सकता है। बॉइलिंग का ये, तो हम ये भी कह सकते हैं, इसे बल्क फिनोमेना भी कह सकते हैं। बल्क का मतलब होता है बहुत ज़्यादा संख्या में, यानी कि जब सभी के सभी पार्टिकल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं बल्क फिनोमेना। तो बॉइलिंग क्या है, एक बल्क फिनोमेना है कि सारे के सारे पार्टिकल्स जो इसके अंदर हैं, लिक्विड के अंदर, या यहाँ पर हमने एग्जांपल वाटर के लिया है, तो वाटर में जितने भी पार्टिकल्स हैं सब इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोई भी पार्टिकल बॉयल होकर बाहर निकल सकता है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं इवेपोरेशन की। तो इवेपोरेशन मैंने आपको बताया, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर। एक्चुअली दिस इज अ सरफेस फिनोमेना। ये क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है। बॉइलिंग क्या था, बल्क फिनोमेना, और इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमेना। सरफेस का मतलब होता है ऊपर की जो सतह होती है ना, सरफेस उसे बोलते हैं, क्योंकि एट ए टाइम सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल ही इन्वॉल्व होते हैं। इवेपोरेशन में क्या है,
आपका कितना भी पानी किसी उसके अंदर रखा हुआ है, बर्तन में, वेसल में, किसी भी चीज़ में, लेकिन ऊपर की लेयर ही भाप बन के उड़ती है, जिसे हम इवेपोरेशन बोलते हैं। तो ये क्या है, ऊपर की लेयर क्या है, सरफेस मॉलिक्यूल्स है ना, सरफेस के मॉलिक्यूल खाली इन्वॉल्व होंगे, बॉटम वाले नहीं ऊपर एवेपोरेट होते हैं। यहाँ हीट सप्लाई भी नहीं करी जाती है। हीट जो है वो कहाँ से मिल रही है, सराउंडिंग में, जितने भी आसपास के सराउंडिंग में। अब देखिए सर्दियों में तो जल्दी से कोई चीज़ इवेपोरेट नहीं होती है, गर्मियों में होती है, क्योंकि गर्मियों में एटमॉस्फेयर में हीट ज़्यादा है, तो वो हीट लेकर सराउंडिंग से ही सरफेस वाले मॉलिक्यूल, सरफेस वाले पार्टिकल्स ऊपर एयर में निकल जाते हैं, और ये एक सरफेस फिनोमेना है। एक और पॉइंट है इसका कि इवेपोरेशन से क्या होता है, कूलिंग होती है। इवेपोरेशन से कूलिंग भी होती है। कैसे होती है, मान लीजिए हाथ पर हमने थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ी देर में ये पानी इवेपोरेट होगा, पंखा चलाएंगे और जल्दी इवेपोरेट होगा, वैसे भी हो जाएगा। तो जैसे ही पानी इवेपोरेट होना शुरू हो गया, हमें हाथ पे कैसे ठंडा लगना शुरू होता है, ऐसे ही पसीना आता है, तब भी तो अगर पंखा चला दिया जाए तो कितना ठंडा सा लगता है। वो ठंडा इसलिए लगता है कि हाथ पर कूलिंग इसलिए फील होती है क्योंकि इवेपोरेट हो रहा है पानी उसके अंदर से, ठीक है। क्योंकि इवेपोरेट होने से मॉलिक्यूल को हीट चाहिए होती है, जब उसको हीट चाहिए, इवेपोरेट होना है, हीट चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए, तो वो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, वो हीट या एनर्जी बॉडी से लेगा, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके बाहर, उनका बॉन्ड ब्रेक करके, जो वाटर मॉलिक्यूल सारे के सारे वाटर में हैं, वो आपस में क्या है, बॉन्डिंग होती है, वो ब्रेक होती है। उससे ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से ले रहा है, बॉडी से ले रहा है। और जब बॉडी से हीट निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, तो नेचुरली वहाँ पर कूलिंग आएगी, कूलिंग का इफेक्ट फील होगा हमें। तो इसलिए इवेपोरेशन में एक और फीलिंग होती है कूलिंग की, एक और फैक्टर होता है कूलिंग का, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स। तो बेसिकली हम आपके इसमें भी दिखाया जा रहा है, 4 फैक्टर्स होते हैं जिन पर कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है। ये फैक्टर क्या होते हैं, टेम्परेचर होता है फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर है सरफेस, थर्ड फैक्टर है विंड स्पीड, और फोर्थ फैक्टर क्या होता है, ह्यूमिडिटी। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ लेंगे। इवेपोरेशन को जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं वो 4 फैक्टर हैं, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी। अब इन चारों को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। कैसे, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे गीले कपड़ों का, ठीक है। मान लीजिए गीले कपड़े हैं, हमने सुखाए हैं, विंटर में जल्दी सूखेंगे या समर में, नेचुरली समर में सूखेंगे, क्योंकि समर में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसलिए कपड़े जल्दी सूखेंगे, ठीक है। तो अब इसी एग्जांपल को लेकर हम इन चारों पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का एग्जाम्पल लिया हमने कि टेम्परेचर फैक्टर कैसे है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। कैसे, रस्सी पे आपने कपड़े डाल दिए, तो कपड़े ऐसे नहीं सूखेंगे, हमें क्या करना होगा, कपड़े हम फैला देंगे बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले चलिए टेम्परेचर के बारे में कर लेते हैं। भाई टेम्परेचर आपने रस्सी पे डाल दिया, अगर विंटर्स है, टेम्परेचर नहीं है, बिल्कुल ऐसा छाया सा माहौल बना हुआ है, कपड़े नहीं सूख रहे हैं। लेकिन अगर उस धूप अच्छी निकली हुई है, समर्स हैं, तो क्या होगा, कपड़े फटाफट सूख जाएंगे, यानी कि टेम्परेचर का रोल है, सूख जाएंगे, मतलब इवेपोरेट होके पानी निकल गया और कपड़ा सूख गया। सेकंड फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब जैसे आपने कपड़े फैलाए हैं, कपड़े अगर आपने इकट्ठे रख दिए रस्सी के ऊपर, तो क्या वो सूखेंगे, शाम को भी आप उठाएंगे तो अंदर से वो गीले ही निकलेंगे। लेकिन अगर आपने फैलाकर डाल दिए हैं तो वो फटाफट सूख जाते हैं। फैलाकर डालने से क्या होता है, कपड़े का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा पानी इवेपोरेट होके बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन। 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट मैंने बताया था विंड की स्पीड। विंड की स्पीड क्या होती है, कपड़े अगर आपने सुखाए, कोई हवा नहीं चल रही, और एक तरफ आपने कपड़े सुखाए, उस दिन बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, नेचुरली जिस दिन तेज़ हवा चल रही है कपड़े उस दिन जल्दी सूखेंगे। यानी कि विंड स्पीड भी एक फैक्टर है जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है। मतलब विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। और अब हमारा फोर्थ और लास्ट फैक्टर बचता है ह्यूमिडिटी। यहाँ पर केस उल्टा हो जाएगा। अभी तक तो देखिए टेम्परेचर, सरफेस एरिया और विंड स्पीड, ये तीनों चीज़ें जब बढ़ रही हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ रहा है। लेकिन ह्यूमिडिटी अगर बढ़ रही है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा नहीं, कम होगा।
जैसे कि ह्यूमिडिटी का मतलब जानते हैं ना आप लोग, जो हमारे चारों तरफ जो एयर है उसमें वाटर वेपर्स होती हैं, यही ह्यूमिडिटी है। और ऐसे एटमॉस्फेयर में हम कपड़े सुखाएंगे तो क्या सराउंडिंग जो हमारा आसपास जो है वहाँ पर वाटर वेपर और वो हमारा एटमॉस्फेयर लेना पसंद करेगा? इजीली नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर वाटर वेपर मौजूद है। तो ये फिनोमिना जब हमारी चारों तरफ एयर में वाटर वेपर्स होती हैं, ह्यूमिडिटी कहलाता है, नमी जिसे हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पर उल्टा हो जाता है कि ह्यूमिडिटी इज मोर देन द रेट ऑफ एवेपोरेशन विल बी मोर। ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा इसमें क्या होता है? उल्टा होता है। हाँ जी, अब देखिए कुछ चीज़ें और आपके इसमें चैप्टर में बता रखी हैं। वो चीज़ें क्या हैं? जैसे मैंने अभी चैप्टर में देखा था, बुक में, आप बुक ओपन कर लीजिए बेशक, उसमें लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे 2-3। एक क्वेश्चन ये है कि हम कॉटन के कपड़े समर्स में क्यों पहनते हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है कि हम कॉटन के कपड़े समर्स में क्यों पहनते हैं। तो क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स जो है उससे हमें ठंडा फील होता है, आराम लगता है बॉडी को। और आराम क्यों फील होता है, क्यों ठंडा लगता है? क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स में पोर होते हैं, ठीक है ना। और पोर होता है इस कपड़े के अंदर, और ये कॉटन का कपड़ा जितना पसीना हमारी बॉडी में निकल रहा है उसको जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है। और कोई आपने सिंथेटिक कपड़ा पहना है उसमें पसीना एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो, लेकिन कॉटन का जो क्लॉथ्स हैं ये पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब पसीने को ऑब्जर्व करेगा तो क्या होगा? कपड़े के अंदर पसीना आ गया, यानी कि वाटर वेपर्स आ गई हैं, वाटर वेपर इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगी गर्मी की वजह से, और इवेपोरेट होंगी तो कूलिंग लगेगी, यानी कि हमें वो कपड़ा कंफर्टेबल लगता है। तो ये रीज़न है कि हम लोग समर्स में कॉटन की क्लॉथ्स ही पहनते हैं। और एक क्वेश्चन आ रहा है आपकी बुक के अंदर कि मटकों में पानी ठंडा क्यों रहता है। मटकों में पानी ठंडा होने का भी सेम रीज़न है कि मटके के अंदर जो किससे बना हुआ होता है, मिट्टी से बना हुआ होता है ना, इसमें पोर्स होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे। ये पोर्स जो होते हैं इनमें से पानी इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट जब होगा तो आपको एक बात अच्छी तरह से पता है कि वो अंदर की चीज़ की हीट लेता है, तभी इवेपोरेशन होता है। और हीट लेगा तो क्या होगा? उस जगह पे कूलिंग जनरेट होती है, और कूलिंग होगी तो नेचुरली पानी कूल हो जाएगा अंदर का। यानी कि मटके के पोर्स में से इवेपोरेशन होने के लिए वो अंदर के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हीट है उसको ले रहा है। जब हीट ले लेगा तो कूलिंग हो जाएगी, यानी कि पानी ठंडा हो जाता है। ये रीज़न है मटके के पानी के ठंडा होने का। एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे कोई भी वाटर बॉटल है, आपके फ्रिज के अंदर वाटर बॉटल रखी है, बहुत ठंडी है, चिल्ड है एकदम, आपने निकाल के बाहर रख ली। ये चिल्ड वाटर बॉटल के ऊपर थोड़ी देर में देखें आप ड्रॉप्स आ जाती हैं बॉटल के बाहर। तो ये ड्रॉप क्यों आ रही है? क्या वाटर बॉटल में भी छेद है, पोर्स हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वाटर बॉटल पर बाहर की तरफ आपको छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स जो दिखाई दे रही हैं वो किसी पोर की वजह से बाहर नहीं आई हैं। तो मतलब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है अक्सर कि भाई ये पानी अंदर से आया है या बाहर से आया है? कैसे बाहर से आया है तो कैसे आया है, ठीक है ना, क्योंकि पोर तो कोई है नहीं। वाटर प्लास्टिक की बोतल के अंदर क्या पोर है? कुछ भी नहीं है। तो ये जो बाहर पानी आया है इसके लिए भी एक टर्म है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, कंडेंसेशन, जिस पर कि आपका ये रेनफॉल पैटर्न डिपेंड करता है ना। बारिश होती है कंडेंसेशन की वजह से ही हो रही है। तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस का रिजल्ट होता है कि चिल्ड वाटर बॉटल को थोड़ी देर बाहर रखने पे छोटी छोटी पानी की बूंदें उस पर दिखाई देती हैं। क्या है कंडेंसेशन? सराउंडिंग में वाटर वेपर्स हैं मान लीजिए, है ना, जो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स हैं वो गैस की फॉर्म में हैं, और पानी जो बॉटल के अंदर है वो बहुत ठंडा है, आसपास की गैस को कूल कर देगा। जो पानी है वाटर बॉटल का इतना ठंडा है कि वो अपने चारों तरफ की गैस को कूल कर देता है। और कूलिंग के बाद आपको पता है कि गैस को कूल कर देगा तो उसमें कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा और वो ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। कूल होने पर गैस ड्रॉप्स में कन्वर्ट होती है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो ये जो बाहर की तरफ वाटर बॉटल पे ड्रॉपलेट्स हैं ये कंडेंसेशन प्रोसेस का ही रिजल्ट है। तो मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में जो मैंने बताया है इतना काफ़ी है। अब लेटेंट हीट के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बता दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ओके।